प्यारे बच्चों, हम लोग धातु कर्म के जो विभिन्न स्टेप्स हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने के क्रम में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सभी प्रोसेसेस को पूरा डिटेल में एक एक करके पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को 12th के सिलेबस में 4 धातुओं का निष्कर्षण पढ़ना है। ये हैं जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन। इन चारों में से एक धातु का जो निष्कर्षण है वह बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन, ये 4 में से किसी एक धातु के निष्कर्षण का ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये निश्चित रूप से आता है। तो आज हम लोग देखेंगे जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण जिंक का निष्कर्षण के पहले जिंक के बारे में थोड़ा सा जानना। जिंक जो है यह परमाणु संख्या इसका कितना होता है? तो 30, परमाणु भार 65। किस ब्लॉक का, पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का है? तो डी ब्लॉक का। किस ग्रुप का है? तो ग्रुप 12 या ग्रुप सेकेंड बी भी कहा जाता है। किस पीरियड का, किस आवर्त का है? तो 4th पीरियड का है। इसके जो मुख्य अयस्क हैं ये हैं जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन, ZnCO3 एंड जिंकाइट ZnO, ये इसके मुख्य अयस्क हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे अयस्क से धातु के निष्कर्षण के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम लोग क्रशिंग करते हैं। अयस्क जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान के रूप में पाया जाता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसको क्रशिंग करते हैं। उसके बाद महीन पाउडर में बदलते हैं जिसको पाउडरिंग कहते हैं। ये 2 स्टेप आपको बताया गया कि सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो अयस्क का सांद्रण, यानी पाउडर में बदलने के बाद अयस्क से मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियों को हटाते हैं, इसको अयस्क का सांद्रण कहते हैं। सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क को, अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। फिर क्या करते हैं कि धातु के ऑक्साइड का अवकरण करते हैं। अब धातु प्राप्त हो जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं? शुद्धिकरण। ये स्टेप्स है, ये चीज हम लोग को प्रत्येक धातु के निष्कर्षण में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो जिंक का अयस्क है, जैसे मान लीजिए कि ZnS, ये हम लोग अयस्क ले लिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो अयस्क का सांद्रण। तो सांद्रण ZnS है तो इसका सांद्रण किस विधि से होगा? तो फेन उत्प्लावन विधि आपको पढ़ाया गया है और क्लियर लिखाया गया था कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि से। अब सांद्रण हो गया। सांद्रण के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क। अब सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। आपको बताया गया था कि धातु के ऑक्साइड में सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने की 2 विधियां हैं, निस्तापन और जारण। ये भी बताया गया था निस्तापन में कि कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क के लिए जारण। तो जिंक सल्फाइड या जिंक प्लेन सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे? जारण, यानी सांद्रण कर दिए फेन उत्प्लावन विधि से। उसके बाद हम लोग करेंगे जारण। जारण करेंगे तो यह ZnS किस में बदल जाएगा? तो जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड का अवकरण करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड का अवकरण आपको बताया गया किस विधि से करते हैं? तो कार्बन अवकरण विधि से। ये आपको बताया गया है कि इसमें कार्बन मिलाकर, कोक मिलाकर गर्म करते हैं तो कोक जिंक ऑक्साइड को किस में बदल देता है? जिंक में।
अब यह हो सकता है कि जिंक जो प्राप्त हो रहा है यह अशुद्ध धातु हो, तब इसका लास्ट में क्या करेंगे, शुद्धिकरण कर देंगे, तो हमको शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाएगा। शुद्धिकरण किस विधि से करेंगे, तो आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में कि अशुद्ध जिंक जो है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके क्वथनांक कम होते हैं, इसलिए इनका क्या करते हैं, तो आसवन करते हैं इसका। तो ये इसका हो गया फ्लो चार्ट, इसको दिमाग में रखना है हमेशा। ये आप पूरा स्टेप समझा दिए। अब इसी स्टेप को हम लोग डिटेल में करेंगे। सबसे पहले जिंक का निष्कर्षण हम यहाँ पर ZnS यानी जिंक ब्लेंड से कर रहे हैं। जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क है तो सांद्रण फेनुल्प्लावन विधि द्वारा, फिर सांद्रण हो गया तो सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया। अब सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सांद्रित अयस्क जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क है, इसलिए जारण किए तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया। अब जिंक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, इसको धातु में बदलना है तो इसका अवकरण करेंगे, इसमें कोक मिलाकर गर्म करते हैं तो कार्बन अवकरण विधि से यह शुद्ध जिंक प्राप्त हो गया और लास्ट में इसका शुद्धिकरण कर दें। ये फ्लो चार्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब इसको हम लोग डिटेल करेंगे। तो नोट्स भी साथ साथ आप लोग बनाते चलेंगे। जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड या कैलामाइन से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण। अयस्क यदि जिंक ब्लेंड है तो सांद्रण फेनुल्प्लावन विधि से, और यदि कैलामाइन है ZnCO3 है तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। तो लिखेंगे यदि अयस्क जिंक ब्लेंड हो तो फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण करते हैं, और यदि अयस्क कैलामाइन यानी ZnCO3 हो तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। आपको दोनों विधि बताया गया है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेनुल्प्लावन विधि द्वारा, और कार्बोनेट अयस्क कैलामाइन कार्बोनेट अयस्क है तो इसका सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। अब सांद्रण कर दिए तो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, जारण या निस्तापन। तो यदि सांद्रित अयस्क ZnS है तो जारण द्वारा जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं। अब जारण आपको पढ़ाया जा चुका है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो सल्फाइड अयस्क किसमें बदल जाता है, धातु के ऑक्साइड में। तो देखिए जिंक ब्लेंड बदल गया ZnO में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। लेकिन यदि सांद्रित अयस्क कैलामाइन है तब क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। यदि सांद्रित अयस्क कैलामाइन ZnCO3 हो तो निस्तापन द्वारा जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं।
यानी ZnCO3 यदि है तो निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ZnO प्लस CO2। तो इस तरह हमको ZnO प्राप्त हो गया। यदि जारण की यदि जिंक ब्लेंड आयस्क है ZnS है तो जारण द्वारा जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिए, और यदि केलमाइन है ZnCO3 है तो निस्तापन से ZnO प्राप्त कर लिए। तो इस तरह हम क्या प्राप्त कर लिए, तो जिंक का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, जब धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो धातु के ऑक्साइड को किस में बदलते हैं, धातु में बदलते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवकरण। तो अगला स्टेप हो गया अवकरण, और इसका अवकरण हम लोग करते हैं कार्बन अवकरण विधि द्वारा, कार्बन अवकरण विधि। तो निस्तापन या जारण के पश्चात प्राप्त जिंक ऑक्साइड में कोक मिलाकर, कार्बन मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने पर ZnO जिंक में अवकृत हो जाता है, अवकृत हो जाता है। जिंक ऑक्साइड हो गया, कोक मिलाकर गर्म करेंगे तो बन जाएगा Zn प्लस CO2। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये क्या प्राप्त हो गया, जिंक प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है उसको स्पेल्टर कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त अशुद्ध जिंक को क्या कहते हैं, स्पेल्टर, स्पेल्टर कहते हैं। तो इस तरह हमको क्या प्राप्त हो गया, अशुद्ध जिंक प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इसका शुद्धिकरण। तो अगला स्टेप हो गया शुद्धिकरण। शुद्धिकरण हम लोग दो विधि से कर सकते हैं। पहला आसवन आपको पढ़ाया गया है, आपको बताया गया पिछले लेक्चर में कि यदि कम क्वथनांक वाला धातु है और अशुद्धि का क्वथनांक अधिक है तो हम लोग आसवन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको लिखाया गया जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो कम क्वथनांक के कारण यहाँ लिख देंगे जिंक के कम क्वथनांक के कारण, जिंक के कम क्वथनांक तथा अशुद्धियों के अधिक क्वथनांक के कारण आसवन विधि द्वारा अशुद्ध जिंक का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, जिंक का क्वथनांक कम होता है और अशुद्धियों का क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए आसवन विधि द्वारा इसको शुद्ध करेंगे। दूसरा हम लोग वैद्युत शोधन भी कर सकते हैं। वैद्युत शोधन में अशुद्ध जिंक का क्या लेंगे, अशुद्ध जिंक का मोटा एनोड लेंगे। कहीं से हम लोग शुद्ध एल्यूमिनियम का पतला कैथोड लेते हैं। आपको वैद्युत शोधन में बताया गया था कि जिस धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं उसी धातु का, उसी के शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं, लेकिन जिंक चूंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है इसलिए उसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गल जाएगा। इसलिए यहाँ पर कैथोड हम लोग जिंक का न लेकर के एल्युमिनियम का लेते हैं। और वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाता है। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कैथोड पर क्या होगा, पहले देखिए एनोड पर। एनोड पर आपको बताएं कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके
और जिंक आयन में बदलेगा। आपको वैल्यू शोधन में बताया गया है कि एनोड पर से शुद्ध धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन में बदलते हैं। आयन विलयन में आता है और विलयन में आने के बाद यह कहाँ जाता है, कैथोड पर, और कैथोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके जिंक धातु में बदल जाएगा और अशुद्धियां एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिसको एनोड मड कहते हैं। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, शुद्ध जिंक प्राप्त हो गया। तो ये हम लोग देखे जिंक का निष्कर्ष। अब हम लोग देखेंगे जिंक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले तो आप जाने कि वैरायटी ऑफ जिंक, जिंक कितने प्रकार का होता है। जिंक जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है जिंक डस्ट और एक होता है ग्रेनुलेटेड जिंक। ग्रेनुलेटेड मतलब दानेदार, और डस्ट आपको समझ रहे हैं, धूल। जिंक डस्ट कैसे बनाया जाता है, तो जिंक डस्ट जो है वह पिघले हुए गर्म जिंक पर वायु का झोंका प्रवाहित करके, वायु का झोंका प्रवाहित करके पिघला हुआ गर्म जिंक को, जिंक जो तुरंत निकला है अयस्क के रूप, अयस्क से जब जिंक प्राप्त करते हैं तो जो शुद्ध जिंक निकला है गर्म पिघला हुआ, उससे वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो वह जिंक डस्ट के रूप में बदल जाता है। तो पिघले हुए गर्म जिंक पर वायु का झोंका प्रवाहित करके हम लोग जिंक डस्ट प्राप्त करते हैं। और यदि पिघले हुए गर्म जिंक को ठंडे जल में डाल दें तो दाना के रूप में दानेदार हो जाता है, जिसको ग्रेनुलेटेड जिंक कहा जाता है। यानी पिघले हुए जिंक को कोल्ड वाटर, ठंडे जल में डालने पर हमको दानेदार जिंक का, तो दो वैरायटी होता है जिंक का, एक डस्ट और दूसरा दानेदार। डस्ट कैसे प्राप्त होगा, तो पिघले हुए गर्म जिंक पर वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे तो डस्ट के रूप में प्राप्त होता है, और यदि पिघले हुए जिंक को कोल्ड वाटर में डाल देंगे तो वह दानेदार हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखिए वैरायटी ऑफ जिंक, जिंक कितने वैरायटी में पाया जाता है। अब जिंक का उपयोग क्या है, तो जिंक का पहला उपयोग है मिश्र धातु के निर्माण में। मिश्र धातुओं के निर्माण में, मिश्र धातु किसमें, तो ब्रास में, ब्रॉन्ज में, जर्मन सिल्वर हो गया, इन सब में जिंक पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है ना। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोड के रूप में, शुष्क सेल में, शुष्क सेल आप लोग ड्राई सेल देखे होंगे, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में जिंक प्लेट का इस्तेमाल जो यहाँ पर यूज किया जाता है, जिंक प्लेट। जैसे शुष्क सेल आप लोग देखेंगे जो नीचे वाला उजला हिस्सा होता है वह किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। तीसरा लोहा के जस्तीकरण में, लोहा के जस्तीकरण में लोहे पर क्या किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह रस्टिंग से बच जाता है, लोहे में जंग नहीं लगता है। इसको कहा जाता है लोहे का जस्तीकरण। तो ये इसके मुख्य उपयोग हो गए मिश्र धातु के निर्माण में, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में और लोहा के जस्तीकरण में। तो ये हम लोग देखें जिंक के उपयोग के बारे में और जिंक के निष्कर्षण के बारे में। अब हम लोग पिछले लेक्चर का आंसर देखेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन। तो ये पिछले लेक्चर के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हैं और ये आज के लेक्चर का क्वेश्चन है। आप सभी लोग जिंक के निष्कर्षण का नोट्स अच्छी तरह बना लेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा जाता है, और उसको याद कर लेंगे और इसके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू।